माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। तो आज मैं क्लास 11th के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम से वीडियो लेकर आया हूं बच्चों। इसमें मैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और एनोड रेज की प्रॉपर्टी बताऊंगा। एक खास बात इसमें और है प्यारे बच्चों कि इसमें E/m की वैल्यू कांस्टेंट नहीं मिलेगी आपको, और E/m की वैल्यू गैस के नेचर पर डिपेंड करेगी। जो डिस्चार्ज ट्यूब में लेंगे गैस, उसके नेचर पर डिपेंड करती है, और यही रीजन है कि E/m की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती। जब डिपेंडेंट है तो कैसे कांस्टेंट आएगी? तो ऐसी दशा में हाइड्रोजन गैस को लिया गया जो कि कम से कम वैल्यू आई, और उससे हम मास जो निकालते हैं तो प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर हो जाता है। और देखते हैं कि आगे फिर, और एक साथ एक बात और कहूँगा कि अगर जिन बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ने में टफ लगता हो या समझने में कोई प्रॉब्लम आता हो, तो मैं कमियां बता रहा हूँ। दरअसल आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक नहीं देखते हो। शुरू से लास्ट तक देखने में आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। देखिए, थोड़ा बड़ा देखोगे तो थोड़ी जानकारी होगी, ज़्यादा देखोगे तो ज़्यादा जानकारी होगी, और अच्छी खासी जानकारी होगी। हमें पूरा कमेंट आया है, अच्छे से अच्छे बच्चे हमारे जो है बन गए हैं और ख़राब बच्चे भी बन गए हैं। तो आप पूरी वीडियो देखा करो बेटा। हाँ, तो बच्चों डिस्कवरी या प्रोटॉन में देखिए प्रोटॉन की बात कैसे उठी। चूँकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, और इलेक्ट्रॉन का जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन कराया गया तो पॉजिटिव पोल की ओर डिफ्लेक्ट हो गया, जिससे पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी देखी गई। प्रॉपर्टी में देखा गया कि एक कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं। तमाम सारी बातों का हुआ। अब साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसका उल्टा एक अपोजिट चार्ज वाला पार्टिकल होना चाहिए। तो देखिए, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट वाज थॉट, ऐसा सोचा गया दैट सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मस्ट आल्सो बी प्रेजेंट इन द एटम। कोई पॉजिटिवली चार्ज जरूर एटम में होगा, बिकॉज एटम ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो चलो बच्चों, इसमें सबसे पहले गोल्डस्टाइन साहब का बड़ा योगदान रहा। गोल्डस्टाइन in 1886 performed discharge tube experiment in which he took perforated cathode। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपका बन जाता है, गोल्डस्टाइन ने कैसा कैथोड इस्तेमाल किया था? सिर्फ कैथोड इस्तेमाल किया था कि परफोरेटेड कैथोड। उसमें छोटे छोटे छेद बने होते थे, ओपनिंग बनी होती थी, होल होते थे। ऐसे कैथोड को परफोरेटेड कैथोड कहा गया। एंड गैस एट लो प्रेशर वाज केप्ट इनसाइड द ट्यूब। उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें कैथोड परफोरेटेड था, छिद्रयुक्त था, होल था उसमें, और जो गैस लिया उसका प्रेशर बहुत कम था बच्चों। अब देखिए, गोल्डस्टाइन साहब ने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया तो क्या होता है? ऑन पासिंग हाई वोल्टेज बिटवीन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी between electrodes, it was found that some rays were coming from side of the anode। जब हाई वोल्टेज की हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने पास कराया तो कुछ रेडिएशन एनोड से निकल करके आती हैं, और उधर कैथोड को उन्होंने परफोरेटेड कर रखा था। तो व्हिच पास्ड थ्रू द होल्स ऑफ द कैथोड, ये रेडिएशन कैथोड के होल में से हो करके पार निकलने लगी। and produce green fluorescence on the opposite glass wall coated with zinc sulfide। और कैथोड के पीछे अपोजिट साइड, एनोड के अपोजिट यानी कैथोड के पीछे जिंक सल्फाइड का कोट बना हुआ था, लेप लगा हुआ था। प्यारा सा हरे रंग का कलर चमक उत्पन्न किया करती थी। ये चूँकि एनोड रे हैं, एनोड से आ रही थी, तो इनको एनोड रे कहा गया। दीज रेज वेर कॉल्ड एनोड रेज और कैनाल रेज। इन रेडिएशन को एनोड रेज कहा गया, एनोड रेज कहा गया। कैनाल रे इसलिए कहा गया क्योंकि ये होल में से होके आ रही हैं।
दरअसल उसी वक्त कुछ कैथोड से भी रेडिएशन निकल रहा था बच्चों, ये जानने की बहुत ज़रूरी है। तो कैथोड अभी हम डायग्राम में दिखाएंगे। तो जो जो रेडिएशन कैनाल में से पास होकर के निकल जा रही हैं वही केवल कैनाल रे कहा जाएगा, यानी एनोड रे कहा जाएगा। बाकी कुछ रेडिएशन भी आपको दिखेगा जो कि एनोड की ओर आ रही हैं, वो तो कैथोड रे हैं। बिकॉज दे पास थ्रू कैनाल होल्स इन द कैथोड आर, इनको पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, बिकॉज दे कैरी पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे ये परफोरेटेड कैथोड है, आपको दिख रहा होगा, और इसमें से कुछ रेडिएशन एरो बना है इधर जा रही हैं, और ये रेडिएशन एक्चुअली जो इधर आ रही हैं जहाँ मेरा कलम दिखाई दे रहा है, ये रेडिएशन कहाँ से निकली है, यहाँ एनोड से निकली और इसी होल में से निकल करके पार कर गई। यहाँ देखो ग्रीन कलर का हरा हरा चमक उत्पन्न कर रही हैं। ये एक जिंक सल्फाइड का कोट लगा हुआ है, लेयर लगा हुआ है, उस पर जा करके हरा हरा चमक उत्पन्न कर रही हैं। लेकिन जरा सा यहाँ देखो इधर, ये एरो इधर पड़ा है, कुछ रेडिएशन का एरो इधर पड़ा। ये एरो कहाँ से आ रही हैं, एक कैथोड से निकल करके एनोड की ओर आ रही हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कैथोड रेज। तो हमारा मेन मकसद है एनोड रे को जानने के बारे में। एनोड रे एनोड से निकली है और कैथोड के होल में से होकर के ये पार करके यहाँ पर जिंक सल्फाइड के ऊपर पड़ रही हैं और प्यारा सा हरा रंग प्रोड्यूस कर रही हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इनसाइड एट लो प्रेशर पर है, और ये परफोरेटेड कैथोड है प्यारे बच्चों, यहाँ नाम हमने लिख रखा है। और ये एनोड रेज है, ये कैथोड रेडिएशन इधर की ओर जा रही हैं और ये एनोड है। तो इस तरह से ये डायग्राम है आपका। अब देखते हैं आखिर प्रॉपर्टीज क्या है, एनोड रे की क्या प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा आपको चार्ज के मामले में, E/M रेशियो के मामले में कुछ डिफरेंसेज आपको मिलेंगे कैथोड से, और ढेर सारी डिफरेंसेज हैं। तो देखिए एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो ये तो सिमिलरिटी है, ये सीधी रेखा में चलती हैं। एंड देयर स्पीड इज मच लेस देन दैट ऑफ कैथोड रेज, इनकी स्पीड जो होती है, चलने की स्पीड, वो कैथोड से बहुत कम होती है। तो एक तो ये डिसिमिलरिटी हो गई है ना। यानी आपको यहाँ पर क्या जानकारी हुई कि कैथोड रे की स्पीड ज़्यादा होती है एनोड से, एनोड की कम होती है। एनोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, मटेरियल के पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टू निगेटिव पोल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में ये निगेटिव पोल की ओर झुक जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इससे पता चलता है कि दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अच्छा, ये चौथा पॉइंट प्यारे बच्चों मैं टिक लगा दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। E/M वैल्यू फाउंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज एंड मटेरियल्स टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में हर एक गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, जो भी गैस लिया जाए उसके लिए अलग अलग E/M की वैल्यू आती है। लेकिन कैथोड के लिए E/M की वैल्यू चाहे जो भी गैस लो वही आता था, सेम आता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर E/M की वैल्यू बदल के आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। द E/M वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। इस तरह से देखा जाए तो E/M की वैल्यू जो बदल के आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, या किस पर डिपेंड कर रहा है, गैस के नेचर पर, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया गया। तो हम देखते हैं कि मास ऑफ पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग एनोड रेज, ऐसी पार्टिकल जो मिलकर के एनोड रे बनाती हैं, उनका मास इज आल्सो फाउंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज। तो उनका ऐसे एनोड रे का मास हर गैस के लिए डिफरेंट पाया गया। टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ली गई हैं, तो इन एनोड रेडिएशन का मास भी अलग अलग पाया गया। तो इससे देखा जाता है कि कहीं न कहीं कैथोड से डिफरेंसेज हैं। तो आगे देखिए आप, हाँ देखो बेटा, अब हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ही क्यों चूज किया गया, क्योंकि हाइड्रोजन बच्चों तुम जानते हो कि सबसे हल्की गैस होती है। तो अब इसके लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब,
द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एनोड रेज हैव मिनिमम मास। यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए, तब जो एनोड रे का मास आया, ऐसी एनोड रे जो कि इस हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, उनका मास बहुत मिनिमम आया। एंड लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस। अब बहुत हल्की लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होती हैं। तब क्या किया गया, द चार्ज ऑन दीज पार्टिकल्स इज फाउंड टू बी सेम एज दैट ऑन इलेक्ट्रॉन। और इनका चार्ज करीब करीब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पाया गया, बट पॉजिटिव। जैसे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब पाया गया, और 1 यूनिट देखा जाए। तो रेशियो E/m फाउंड एज 9.58 इंटू 10⁴ कूलम्ब पर ग्राम। ये किसके लिए बेटा, ये केवल हाइड्रोजन के लिए ध्यान दीजिएगा, ये मैं बार बार आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। यह जो E/m की वैल्यू पाई गई 9.58 इंटू 10⁴ कूलम्ब पर ग्राम, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए पाया गया। अच्छा, तब मास निकाला गया, E/m करके मास निकाली गया। मास तो क्या हुआ, यह मास आया 1.6, को काट देते हैं, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये मास किसके बराबर है, प्रोटॉन का। ये मास प्रोटॉन के बराबर है, यानी यह हाइड्रोजन एटम के करीब करीब बराबर है। तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम मास इज नियरली सेम, करीब करीब सेम है, एज दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम को रिगार्ड कर लिया गया प्रोटॉन से कंपेयर करके। हाइड्रोजन एटम आयन, हाइड्रोजन का आयन तो जो है, दीज पार्टिकल्स वेयर टर्म्ड एज प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन एटम का जो आयन है, हाइड्रोजन का जो आयन है, उनको ही प्रोटॉन कह दिया गया, उनको प्रोटॉन कह दिया गया जो है। अब बाकी गैसों के लिए E/m की वैल्यू पता नहीं क्या क्या आता था, है ना, तो बड़ा डिफरेंस खाता था। तब गोल्डस्टाइन को हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करना पड़ा, तब सबसे हल्की गैस लेना पड़ा। तो कुछ हद तक उनको सफलता मिली मास को पाने में, और यह मास करीब हाइड्रोजन गैस के बराबर पाया गया, लगभग, नॉट एक्यूरेट। और यही जो है, इसी हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन में बी डिफाइंड एज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन को भी फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया है, इलेक्ट्रॉन की तरह, और जिसमें 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये रहा जो है प्रोटॉन का डिफिनीशन। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से, तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका इंट्रोडक्शन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, और एनोड रेट के बारे में। E/m की वैल्यू किस तरह से डिफरेंट करता था, इतना ज़्यादा पाया जाता था, बाद में इसे चेंज करना पड़ा, हाइड्रोजन गैस लिया गया। हाइड्रोजन गैस इसलिए लिया गया क्योंकि हल्की है, और इस तरह से जो वैल्यू आती है, तो यह वैल्यू करीब करीब प्रोटॉन के मास के बराबर भी आती है हाइड्रोजन का। तो इसी हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कह दिया गया। तो वेरी गुड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।